गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखो हम पाठ पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इसका आज देखेंगे पार्ट 2, सेकंड पार्ट देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने देख लिया था रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण तक देख लिया था। आगे लिखेंगे रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। क्या लिखेंगे? रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं देखेंगे कि भाई रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखो जो रासायनिक समीकरण होता है वो क्रिया कारक और उत्पाद की संपूर्ण जानकारी हमें देता है। क्या देता है भाई? संपूर्ण जानकारी देता है। तो रासायनिक जो समीकरण होता है वो रासायनिक समीकरण में क्रिया कारक और उत्पाद की संपूर्ण जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण को यानी कि संपन्न होने के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, जैसे ताप हुआ, दाब हुआ और उत्प्रेरक हुआ, उनके बारे में जानकारी करवाता है कि भाई इस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए इतना ताप चाहिए, इतना दाब चाहिए और इस उत्प्रेरक की आवश्यकता है, तो उनकी हमारे को ज्ञान करवाता है। तो ये क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। तो पहला पॉइंट आप लगा के लिखेंगे, 1 नंबर लगा के लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? लिखें क्रिया कारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। क्रिया कारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। क्रिया कारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। क्रिया कारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। फिर लिख लो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कैसे भाई? भौतिक अवस्था यानी कि जैसे गैस हुआ, ठोस हुआ, लिक्विड है, यानी कि कोई पदार्थ ठोस है, गैस में है, लिक्विड में है, या इस कितना ताप चाह रहा है, कितना रंग चाह रहा है उसका। तो ये सब क्या है? भौतिक गुण है। भौतिक अवस्थाओं के बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा लिखेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और अगला लिख लीजिए अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी प्राप्त होती है। अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय है तो वो दोनों दिशाओं में संपन्न होगी और अनुत्क्रमणीय है तो वो दोनों एक दिशा में संपन्न होगी। यानी कि अगर आपके पास अभिक्रिया में ऐसा चिन्ह आ जाता है तो आप क्या बोल सकते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगर ऐसा चिन्ह आता है तो आप क्या बोल सकते हैं उसे? कि ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये दोनों दिशाओं में, ये एक दिशा में संपन्न होगी। तो अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये रासायनिक समीकरण की विशेषताएं थी। आगे लिखेंगे रासायनिक समीकरण की सीमाएं। क्या लिखेंगे? रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं। देखो इसमें कुछ कमियां भी थी। रासायनिक समीकरण में कुछ कमियां भी रह जाती हैं। वो सीमाएं या कमियां देखेंगे कौन कौन सी। पहली तो बात यह है कि ये जो रासायनिक समीकरण है ये पदार्थों की सांद्रता के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं देता है। तो सांद्रता के बारे में नहीं बताता है। दूसरी बात कि इस समीकरण से संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो ये 2 कमियां हैं इसकी। लिख लीजिए यह अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता है। यह अभिक्रिया की पूर्णता, यह अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता है। नहीं देता है। यह अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता है। दूसरा लिख लो, 2 नंबर पे लगा के लिख लेंगे यह अभिकारक व उत्पाद, यह अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं करता है। यह अभिक्रिया के क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक व
उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं करता है। क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं करता है। तो ये इसकी क्या थी भाई, सीमाएं थी। क्या थी, सीमाएं थी। अब पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे भाई, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, हेडिंग डाल लीजिए अब आगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या डालेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, देखो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। पहले तो बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, फिर बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो लिख लिया, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। बात हो गई रासायनिक परिवर्तन होना, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। आगे लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। और वो देखेंगे आगे कि भाई रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, उनके प्रकार देखेंगे अब आगे। तो सबसे पहले 1 नंबर पे लिखेंगे, आप हेडिंग के रूप में लिखेंगे, कौन सी पढ़ेंगे भाई, संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, या उसको बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो अगली अभिक्रिया लिखेंगे, पहली अभिक्रिया क्या लिखेंगे, संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन, या इसका नाम होता है योगात्मक, या इसका नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। तीनों नाम एक ही अभिक्रिया के हैं। ध्यान देंगे भाई इसका मतलब क्या होता है इस अभिक्रिया का। ध्यान से सुनेंगे एक बात। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2019 में अभिक्रिया पूछी गई थी। कब पूछी गई थी भाई, 2019 में यह अभिक्रिया पूछी गई थी कि संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। नाम कोई सा भी आपको दे सकता है, संयुग्मन अभिक्रिया भी बोला जा सकता है, योगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकता है, और संयोजन अभिक्रिया भी आपको बोल सकता है। 8वीं क्लास में भी आपने पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया के नाम से। तो वही अभिक्रिया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें इसकी, पहले तो इसकी परिभाषा लिख ले, फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखो लिखो, ऐसी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं
संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। देखो एग्जाम्पल की बात करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके एग्जाम्पल इस अभिक्रिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके एग्जाम्पल कैसे पूछता है ध्यान देंगे। एग्जाम्पल की बात करें कोयले का दहन, कोयले का दहन ध्यान देंगे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, जैसे पिछले साल की अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछा था कि कोयले की दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखें, कोयले की दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखें। आपको अगर ऐसे पूछता है कि संयुग्मन अभिक्रिया क्या है तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे पूछ ले कि कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया तो फिर कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिख लेंगे। तो कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, लिख लीजिए इसका अभिक्रिया लिख ले C+O2CO2। ये कोयले का दहन हो रहा है, ये कोयला ठोस है, ये गैस होती है और ये भी क्या होती है, गैस होती है। तो कोयले का दहन की रासायनिक अभिक्रिया हो गई और इसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी हो गया। इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये। वैसे कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया डायरेक्टली आपको पूछ सकता है तो लिख सकते हैं। दूसरा आपको क्या पूछ लेता है इस अभिक्रिया से, मैग्नीशियम फित्ते का दहन। क्या पूछ लेता है, मैग्नीशियम फित्ते का दहन। तो ध्यान देंगे मैग्नीशियम फित्ते का दहन, फित्ते का दहन। अगर इसकी अभिक्रिया लिखाएं आपको, मैग्नीशियम फित्ते के दहन की रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखाएं तो इसकी अभिक्रिया क्या होती है आपको ध्यान देंगे, ये होती है Mg+O2 और क्या बनता है MgO। क्या बनेगा MgO। ध्यान देंगे यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संतुलित। तो Mg+O2 और MgO, देखो ये इसमें आपको अवस्थाएं दर्शानी है तो दर्शा सकते हैं। ये तो आपका ठोस होता है, ये आपकी गैस होती है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी ठोस होता है। क्या होता है भाई, ठोस होता है। तो ये अवस्थाएं आप दर्शा सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल अगर इसी अभिक्रिया की बात करें तो वो होता है एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का एथीन का हाइड्रोजनीकरण, ये इसके एग्जाम्पल ही चल रहे हैं। देखो इसकी अभिक्रिया क्या लिखेंगे आप, एथीन क्या है भाई, देखो ध्यान देंगे। एथीन होता है CH2 डबल बंध CH2। इसका हाइड्रोजनीकरण करना यानी कि हाइड्रोजन से आपको क्रिया करवानी है। और अभी लिखवाया भी था रासायनिक, जो पहला पार्ट था इसी चैप्टर का, उसमें लिखाया था रासायनिक अभिक्रिया के चरण, आवश्यक उत्प्रेरक, वहां पे लिखाई थी अभिक्रिया आपको। इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए कौन सा उत्प्रेरक चाहिए, निकिल उत्प्रेरक चाहिए। कौन सा चाहिएगा, निकिल उत्प्रेरक। और क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से जो डबल बंध है वो सिंगल बंध में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बंध CH3। तो ये एथीन का हाइड्रोजनीकरण होता है, इसे तो बोला जाता है एथीन और ये होता है एथेन। क्या होता है, एथेन। यानी कि एथीन से क्या बना, एथेन बना, इसको बोला जाता है एथीन का हाइड्रोजनीकरण। ध्यान देंगे अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया, इसी के एग्जाम्पल हैं। वो अभिक्रिया क्या थी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। देखो तीनों अभिक्रिया में देखो 2 अभिकारक हैं। अभिकारक कितने भाई, 2 हैं और उत्पाद कितना बन रहा है, 1। 2 क्या है अभिकारक, उत्पाद कितना बन रहा है, 1। 2 अभिकारक हैं, उत्पाद कितना बन रहा है, 1। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी आपके पास, संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाती है, संयुग्मन, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल आपको लिखा दिए गए हैं। तीनों एग्जाम्पल आपके मोस्टली हैं
क्यों है? क्योंकि अगर आपको यह अभिक्रिया पूछता है तो आप एग्जाम्पल कोई सा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको नाम दे, आपको ऐसे बोल दे कि कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखे, तो फिर आपको लिखनी है C+O2 CO2। अगर आपको बोल दे मैग्नीशियम पित्ते का दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखे, तो फिर लिखनी है जो Mg+O2 MgO। और आपको बोल दें कि एथीन का हाइड्रोजनीकरण लिखें, तो आपको ये अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो यह अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। दूसरी अभिक्रिया लिखेंगे अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो इन्हें उतार लें, अगर आप उतारे नहीं हैं तो एक बार उतार लें। फिर दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया लिखेंगे अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया। अपघटनीय या इसका नाम होता है दूसरा वियोजन अभिक्रिया। यह भी आपने 8वीं क्लास में पढ़ी होगी, 9th में भी थी। अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। देखो भाई, यह अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया जो अभी पढ़ाई थी योगात्मक अभिक्रिया, उसमें योग हो रहा था, 2 या 2 से अधिक अभिकारकों का योग होकर एक उत्पाद बन रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा? अपघटनीय यानी कि टूटेगा, यानी कि एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा? उत्पाद। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? अपघटनीय अभिक्रिया। इसमें अभिकारक केवल एक रहेगा, उत्पाद एक से ज्यादा रहेंगे, यानी कि एक पदार्थ टूटेगा और एक से ज्यादा पदार्थ में कन्वर्ट होगा, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय का मतलब होता है टूटना, योगात्मक होता है जुड़ना। तो लिख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल लिख लेंगे भाई इसके। एग्जाम्पल लिखेंगे, देखो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? देखो उदाहरण लिखेंगे इसके। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, अगर इसका अपघटन करवाएंगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। देखो एक अभिकारक था, 2 पदार्थों में टूट गया, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? अपघटनीय अभिक्रिया। देखो दूसरा एग्जाम्पल 2MgO, क्या बनेगा भाई? Mg+2Mg+O2। यह अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में होती है, अभी बताएंगे भी इसी आगे, इसके प्रकार चलेंगे तब। तो ये दोनों एग्जाम्पल तार दीजिए अपघटनीय अभिक्रिया में। यह अपघटनीय अभिक्रिया है आपके सामने। कैल्शियम कार्बोनेट था, ऊष्मा की उपस्थिति में इसका अपघटन करवाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बन जाएगी। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका अपघटन कराएंगे तो Mg और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया है। अब देखेंगे इसके प्रकार। क्या देखेंगे? प्रकार। तो आगे हेडिंग डालें, अपघटनीय अभिक्रिया के प्रकार। लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। इसके प्रकार देखेंगे और ध्यान देंगे, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार लिखेंगे 1 नंबर पे लगा के, इसका 1 नंबर ऊष्मीय अपघटन।
ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं, अपघटनीय अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। देखो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का अपघटन या अभिकारकों का अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, ऊष्मा की उपस्थिति में होता है, तो उसे बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों का अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में होता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। लिख लीजिए, जब किसी अभिकारक का अपघटन, जब किसी अभिकारक का अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में हो, जब किसी अभिकारक का अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में हो, जब किसी अभिकारक का अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में हो, तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक का अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में हो, तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है भाई, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऊष्मा की उपस्थिति में। तो एग्जाम्पल तारेंगे इसका, अभी लिखाया था वो कब है, एग्जाम्पल CaCO3, इसका अपघटन किसकी उपस्थिति में हुआ था, ऊष्मा की उपस्थिति में हुआ था, तो CaO प्लस CO2, ये वो एग्जाम्पल तार देंगे ऊष्मीय अपघटन ये अभिक्रिया का। दूसरा लिखेंगे प्रकाशीय अपघटन। कौन सी लिखेंगे, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, अरे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी कि अब की बार अपघटन किसकी उपस्थिति में होगा, प्रकाश की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में होगा, प्रकाश। अगर ऊष्मा की उपस्थिति में होता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन, और प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशीय अपघटन। तो लिख लीजिए, जब किसी अभिकारक का अपघटन, जब किसी अभिकारक का अपघटन, जब किसी अभिकारक का अपघटन, जब किसी अभिकारक का अपघटन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, जब किसी अभिकारक का अपघटन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, जब किसी अभिकारक का अपघटन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, तो उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अभिकारक का अपघटन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, तो उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो 2HBr, अगर इसका अपघटन करवाएंगे तो इसका अपघटन होता है प्रकाश की उपस्थिति में और बन जाता है आपके पास H2 प्लस Br2, हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस प्राप्त हो जाती है। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। एग्जाम्पल आपको अलग अलग याद रखने, ऊष्मीय का ये होता है, प्रकाशीय अपघटन का ये होता है। तो अब तीसरा प्रकार लास्ट आता है विद्युत अपघटन, यानी विद्युत धारा की उपस्थिति में होती है वो अपघटन। तो तीसरा लिख लीजिए, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, देखो भाई परिभाषा वही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यदि अभिकारक का अपघटन विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है तो उसे क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन। तो परिभाषा लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, जब किसी अभिकारक का अपघटन, जब किसी अभिकारक का अपघटन, जब किसी अभिकारक का अपघटन विद्युत धारा की उपस्थिति में हो, जब किसी अभिकारक का अपघटन विद्युत धारा की उपस्थिति में हो, जब किसी अभिकारक का अपघटन विद्युत धारा की उपस्थिति में हो, विद्युत धारा की उपस्थिति में हो, तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। तो इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, विद्युत अपघटन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे भाई, ये एग्जाम्पल इनके लिख लेंगे H2O, इसका अपघटन करवाएंगे किसकी उपस्थिति में,
विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन होगा। H2 का क्या बनेगा, H2 प्लस O2, क्या बनेगा, H2 प्लस O2। संतुलित करना चाहें तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी क्या लगा दोगे आप, 2 लगा देंगे, तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। एक एग्जाम्पल और लिखे तो इसका NaCl 2NaCl, अगर इसका भी अपघटन करवाते हैं तो ये भी विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है, और क्या बनता है 2Na प्लस Cl2। तो ये एग्जाम्पल थे आपके अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, उनके प्रकार है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, तीनों अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली हैं। तो ये आज हमने देखी हैं 2 अभिक्रियाएं, आगे और भी अभिक्रियाएं हैं, वो भी देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पढ़ाए हुए आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, वो आप विद्यालय में आकर पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर हमारे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। लेकिन आप इसी ऑनलाइन क्लासों का फ़ायदा उठाएं और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें, अच्छे नोट्स बनाएं और उन्हें याद भी करें। धन्यवाद।